को 80 में से 0 सीटें मिलेंगी। तो सवाल वही, अखिलेश पर केशव का वार, 24 में एसपी की हार। स्वामी पर भी बोले केशव, 24 में साइकिल होगी पंचर। शुरू करेंगे डिबेट, पहले सुनवाते हैं केशव प्रसाद मौर्य के कुछ बयान। आप अखिलेश यादव के हमेशा निशाने पर रहते हैं। श्री अखिलेश यादव जी को भगवान सद्बुद्धि दे। बात बहुत आगे तक बढ़ गई थी। राजनीतिक गंभीरता नहीं है, राजनीतिक बचपना है। कभी वो आपको शूद्र कहते हैं कि कभी आपकी कुर्सी और स्टूल पर उनकी नजर होती है। अखिलेश जी को पिछड़े वर्ग का कोई नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दे तो वह उसको सहन नहीं कर पाता। तो 2024 के लिए अखिलेश यादव को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? इसी में से शायद उनको 0 मिल जाए उधर। अखिलेश यादव ने कहा था कि आप समाजवादी पार्टी में आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। अपने विधायकों को बचावें, कहीं वो भाजपा में चले ना हमें। आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी साजिशकर्तावादी पार्टी है। वह लगातार इस प्रकार की साजिश करते रहते हैं। शिवपाल यादव बीजेपी में आ सकते हैं, तो बात कहाँ बनी नहीं? श्री शिवपाल यादव जी को भाजपा में लेने की न कभी बात हुई थी, न लेने की कभी बात होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। वो जो कुछ बोलते हैं, श्री अखिलेश यादव जी जो लिख करके देते हैं कि हिंदू को गाली दो, रामचरितमानस का विरोध करो। उधर एसपी के महासचिव शिवपाल यादव का कहना है कि बीजेपी असुरों की पार्टी है। 2024 में प्रदेश और देश में बीजेपी को हार मिलेगी। वहीं सुभाषपा के महासचिव अरुण राजभर कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश की शय पर लगातार हिंदू आस्था का अपमान कर रहे हैं। 2024 में जनता इन्हें जवाब देगी। पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का किया है तो निश्चित असुरों का नाश होना ही है। लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से अब की बार हरा करके भेजेंगे और जब उत्तर प्रदेश से हारेगी तो भारतीय जनता पार्टी अब की बार शासन में नहीं आएगी, दिल्ली से हटेगी। मौर्य जी ने सही कहा है कि समाजवादी पार्टी रामचरितमानस को लेकर जितना अपमान जैसी शब्दों का प्रयोग किया और अगर इस रामचरितमानस के विवाद में श्री अखिलेश यादव जी का समर्थन नहीं होता, श्री अखिलेश यादव जी की सहमति नहीं होता, तो उनकी पार्टी के नेता रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल नहीं खड़ा करते। उधर यूपी में रोजगार क्रांति के तहत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से चयनित 7,182 एएनएम को सीएम योगी ने आज नियुक्ति पत्र बांटे हैं और इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 6 साल के अंदर 6 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि 2017 के बाद से भाई भतीजावाद नहीं, सबका साथ सबका विकास है। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और उस चयन की प्रक्रिया में कुछ न कुछ विघ्न बाधा लोग डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन विगत 5 और 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कि किसी भी चयन की प्रक्रिया में हम लोगों ने किसी भी प्रकार की धांधली या अव्यवस्था या अराजकता या भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया है। इन भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ प्रदेश के अंदर संपन्न करते हुए अब तक लगभग 6 लाख भर्ती की प्रक्रिया को हम पूरा करने जा रहे हैं। प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी में व्यवस्था प्रदेश के अंदर दी जा रही है और उस व्यवस्था के अंतर्गत कहीं भी किसी को उंगली उठाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। तो एक तरफ मिशन रोजगार तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है विपक्ष पर प्रहार और विपक्ष पर कई बड़े प्रहार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी किए हैं। हमारे खास शो 3 का 3 में इसी पर करेंगे आज चर्चा और पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, दीपक रंजन जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, जैनेन्द्र अर्कवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता। इसके अलावा विजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बसपा नेता, निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल दीपक रंजन जी आपसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीते 6 साल में 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं और आज भी उन्होंने बहुत से अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे हैं, एएनएम जो है उनको नियुक्ति पत्र दिए हैं। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार में अब परिवारवाद, भाई भतीजावाद नहीं चलता बल्कि टैलेंट के आधार पर नौकरी मिलती है। और उसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कि 2024 में सपा की साइकिल पंचर हो जाएगी। देखिए, इन्होंने बहुत देर कर दी आते आते और जिस चीज का ये महिमा मंडप कर रहे हैं ये जी
और जिस तरीके से ये महिमा मंडप कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने 6 साल में 6 लाख नौकरियां लोगों को देने का काम किया होगा। आज नौजवान किस तरीके से रोजगार की तलाश में सड़क सड़क भटक रहा है, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का और माननीय न्यायालय का चक्कर लगा रहा है। अभी शिक्षा मित्रों का जो है किस तरीके से वो लोग बेचारे परेशान हैं, और ये सिर्फ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं कि मैंने 6 साल में 6 लाख नौकरियां हमने दे दी। अरे किस विभाग में दे दी, कहां दे दी? आज जिनको उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया है 7182 लोगों को, जितने लोग भी पत्र पाए हैं, नियुक्ति पत्र पाए, मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं कि चलिए 6 साल में कम से कम उन्होंने 7182 लोगों को उन्होंने नियुक्ति पत्र देने का काम किया। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से कोई सत्यता है, ये पूरी तरीके से सत्यता से परे है कि उन्हें 6 साल ठीक है, आप नकार रहे हैं इस आंकड़े को, आप नकार रहे हैं, लेकिन सरकार का साफ कहना है कि बीते 6 साल में 6 लाख नौकरियां दी गई हैं, जिसमें संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट के तहत भी नौकरी मिल रही है, एमएसएमई के तहत भी जो रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं उसके तहत भी युवाओं को अवसर मिल रहे हैं, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी रोजगार मिल रहे हैं। नहीं, ये सरकार आंकड़ों पे चलती कहां है? इन्होंने तो आंकड़ा दिया था कि हम हर वर्ष जो है कम से कम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। आज 9 साल हो गया इनको, क्या 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया? आप बता दीजिए कि क्या 18 लोग? इन्होंने ही कहा था कि इनके मैनिफेस्टो में था, इन्होंने कहा था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो इनके आंकड़े सब झूठे हैं, सब छलावा है। और मुझे तो नहीं लगता कि अगर इन्होंने इस तरीके से अगर इन्होंने नौकरी दे दी होती तो आज जो है नौजवान। दीपक जी, आप ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं वो सब झूठ कह रही हैं? आज इतने सारे कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, वो मुख्यमंत्री से रिसीव करके जा रहे हैं, उनके चेहरे देखिए आप, और इसी मंच से आरोप लगाए विपक्ष के ऊपर कि जब आपकी सरकारें थी तो ये नियुक्तियां सही तरीके से होती नहीं थी, कुछ खास जाति धर्म के लोगों का चयन ज्यादा होता था। आज हर काम पारदर्शी तरीके से हो रहा है। इतना ही नहीं, आप ये देखिए कि अतीक अहमद से जो जमीन वापस ली गई थी, सरकारी जमीन जिस पर कब्जा कर रखा था 2021 में, आज उस पर घर बन के तैयार है, लॉटरी करवाई गई है, गरीबों को सस्ती दरों में घर आवंटित किया जा रहा है, 76 लोगों को आज घर मिल गया है। तो इस सबसे साफ संदेश देना चाहती है सरकार। सही चीज है, और मैंने तो भी बधाई भी दी 7182 लोग जिनको नौकरी मिली है, मैं उनको बधाई दे रहा हूं। मैंने कहा लेकिन ये 6 लाख का आंकड़ा जो ये बता रहे हैं, 6 लाख में और 7181 में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो 6 साल में 6 लाख नौकरी की बात है, आप उसको खारिज करें। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ जैनेंद्र रघुवंशी जी भी जुड़े हैं। ठीक है, लौटेंगे दीपक जी, एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी अपनी बात रख लें, सभी अपनी अपनी बात रख लें। हमारे साथ विजय मिश्रा जी भी है और निरंजन पोद्दार जी भी है। विजय मिश्रा जी, आपका रिएक्शन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हमारे शो में आए, उन्होंने कहा कि 24 में जो है वो साइकिल पंचर हो जाएगी, 80 में से 0 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेंगी। और जब खास सवाल बहन जी और बसपा को लेकर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 24 के लिहाज से कोई चुनौती नहीं है। ये उनका अहंकार बोल रहा है। और दूसरी बात, अभी आपने कहा 7000 नियुक्ति पत्र दिया गया। आज प्रतापगढ़ जनपद में ही खबर चल रही थी, आज अपने स्ट्रिंगर थे जो वहां उनसे बोल लीजिए, 125 एनएम को नियुक्ति पत्र मिलना था, 25 को मिला, 100 बेचारे खाली हाथ चले गए। और दूसरी बात, 7000 का इन्होंने नियुक्ति पत्र दिया। 68 अध्यापक को कोर्ट ने बाहर किया केवल इसलिए कि आरक्षण में कमियां थी, इनकी नियुक्तियां जो हुई थी आरक्षण के तहत नहीं हुई थी। तो वो 68,000 अध्यापक प्राइमरी जो बाहर हुए वो कहाँ गए? तो ये एक तरफ नौकरियां देते हैं और इनकी गलत तरीके की जो भर्तियां होती हैं कोर्ट बाहर कर देता है। वो बेचारे जो नौकरी साल 2 साल किए रहते हैं उनकी दशा के बारे में भी आप सोचिए। इनके आंकड़े तो आते हैं नौकरी देने वाले, लेकिन जो निकाले जाते हैं, जो नौकरियों से बाहर हो जाते हैं, वो आंकड़े ये प्रस्तुत नहीं करते। ये रोजगार मेला लगाते हैं, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, यहाँ से लोग जाते हैं नोएडा, गाजियाबाद, बिहार, गुजरात, लेकिन वो 1 महीने 2 महीने में वापस चले आते हैं। तो सरकार, ठीक है, तो कुल मिलाकर आप भी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सिर्फ आंकड़ेबाजी हो रही है। मैं निरंजन पोद्दार जी को लेकर आना चाहूंगी, लौटेंगे विजय जी आपके पास। सब लोग एक बार अपनी बात रख रहे। निरंजन पोद्दार जी, बसपा हो या समाजवादी पार्टी हो, तो सिरे से खारिज कर रहे हैं इस रोजगार जैसी बात को। क्या प्रदेश में माहौल नहीं बना है इंडस्ट्रीज के लिए, एमएसएमईज के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा नहीं हुए हैं? चाहे वो एमएसएमई के माध्यम से हो, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हो, कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियां हो, सरकारी नौकरियां हो। देखिए आस्था जी, ये लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक के अंदर भी ये लोग इस टाइम मुख्य विपक्ष के अंदर हैं, तो इनका काम है सरकार की तमाम चीज़ों को दरकिनार करना या तमाम सरकार की बातों को इनको रिफ्यूज करना इनका काम है। और इसी को मैं कहता हूं कि एक विपक्ष, नकारात्मक विपक्ष। और जिस तरीके से आपने कहा कि रोजगार,
देखिए आस्था जी, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि रोजगार केवल सरकारी नौकरी को अगर कोई रोजगार मानता है तो बात अलग है। अन्यथा देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कुछ समय से, पिछले 4-5 वर्षों से हमने देखा है कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियां आई हैं, एक मोबाइल कंपनी हुआ करती थी, उसकी जगह आज उत्तर प्रदेश के अंदर 18 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां पे लग चुके हैं। तो क्या वहां पे रोजगार उत्पन्न नहीं हुए? और जिस तरीके से ये हाईवे और एक्सप्रेसवे और ये फ्लाईवे और ये जिस तरीके से ये जाल बिछाया जा रहा है, तो क्या इसके अंदर रोजगार लोगों को नहीं मिलता है? और उसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, मैं कहूं जिसके अंदर जैसे अभी आपने कहा था कि एमएसएमई हुआ या तमाम जो ये इन्होंने जो सरकार ने जो योजनाएं, चाहे वो मुद्रा योजना हो, जिसके तहत इन्होंने छोटे छोटे लोगों को लोन दे करके, चाहे 50,000 के, लाख रुपए का लोन, कुल मिलाकर आप विस्तार से बता रहे हैं कि किस तरह रोजगार के अवसर जनरेट हुए हैं। केवल सरकारी नौकरी को ही रोजगार नहीं कहा जा सकता, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं जिनके माध्यम से लोग कमाई कर सकते हैं, और ये हर स्तर की बात है। और निश्चित रूप से सरकारी नौकरियां भी अहम हैं। हमारे साथ समीर सिंह जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उनसे हम एक साथ जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं जैनेंद्र अर्कवंशी भी अपनी बात रखें। जैनेंद्र जी। देखिए आस्था जी, मेरा यह मानना है कि अगर सरकार ने कहा है तो बिल्कुल उचित कहा है, क्योंकि अगर आप ईपीएफओ का डाटा उठा के देखेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, मैं गिनवा भी सकता हूं कि हाँ, सरकारी नौकरियां सबसे पहले इनके समय में 1,34,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी, हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था, वो शिक्षक दोबारा से भरे गए थे। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी। हालांकि उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था कि धांधली हुई है, आरक्षण को कुछ हद तक दरकिनार किया गया है, लेकिन वहां पे भर्ती हुई। उसके बाद कांस्टेबल भर्ती हुई, और उसके बाद अभी पिछले हम कुछ समय से देख रहे हैं लगातार भर्तियां हो रही हैं, तो लगभग 6 लाख भर्तियां हुई हैं। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि इनके समाजवादी पार्टी के समय में आपको मैं एक चीज याद दिलाता हूँ, भाई भतीजावाद कैसे था। पीजीटी भर्ती में, ग्राम पंचायत भर्ती में, पशुधन प्रसार अधिकारी, मत्स्य विकास अधिकारी, ऐसी 25 भर्तियों को समय समय पर हाई कोर्ट ने रद्द किया। क्योंकि एक ही जाति से सभी पद भरे जा रहे थे। और क्यों भरे जा रहे थे मैं बता देता हूं। रामवीर सिंह यादव उच्च शिक्षा सेवा आयोग थे, अनीता यादव माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग की अध्यक्ष थी, अनिल यादव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। ये तीनों एक ही जाति से भरे गए थे, और इनको हाई कोर्ट पे कहने पे हटाया गया था। क्यों हटाया गया था? क्योंकि ऐसे ही बाकी पदों ये लोग जो भर्तियां कर रहे थे वो एक ही जाति से कर रहे थे। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे मुख्यमंत्री आपने विस्तार से ये बात करी, और ये इस जातिवाद को बढ़ावा दिया गया पूर्व की सरकारों में, इस बात को आपने कहा, लेकिन दीपक रंजन ऐसा नहीं मानते। समीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। समीर जी, समाजवादी पार्टी इस बात को खारिज करती है कि आंकड़ा झूठा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो आरोप अखिलेश यादव पर लगाए और कहा कि राजनीतिक मैच्योरिटी नहीं है, उनको सियासत या कुर्सी जो है वो विरासत में मिली है, उसको लेकर शिवपाल यादव कह रहे हैं कि बीजेपी असुरों की पार्टी है। देखिए आस्था जी, अभी मैं सुन रहा था बाकी प्रवक्ताओं को, बाकी प्रवक्ताओं ने समाजवादी पार्टी के कुकृत्यों को उजागर किया। मैं बहुत उस विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, दीपक रंजन जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि आपकी सरकार में नौजवानों की रोजगार पर डकैती थी, जिसे योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में बंद कर दिया। पारदर्शी तरीके से हम रोजगार दे रहे हैं, हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर 5.5 लाख सरकारी नौकरी हमने दिया, और 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया हमारी योजनाओं से। मैं इनको विभागवार सिलसिलेवार बता सकता हूं, और मैं इनसे पूछूंगा भी कि इनकी सरकार में कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली थी। अगर इनके पास कोई डाटा हो तो बताएं। अभी हमारे एक मित्र ने उदाहरण दे रहे थे आयोगों की। इनकी सरकार में यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश में अगर कोई नौजवान आईएएस नहीं बनता है तो वो पीसीएस बनना चाहता है। इनकी सरकार में छेड़खानी का आरोप लगने वाला एक इंटर कॉलेज का मास्टर यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन था, जातिवाद के नाम पर, जिसकी सीबीआई जांच हुई भ्रष्टाचार की। मैं 10 उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि योगी जी की सरकार में
2017 से 2023 तक हमने पारदर्शी तरीके से सभी क्षेत्र में नौजवानों को रोजगार दिया है, उत्तर प्रदेश को तरक्की ये दावा के आप कर रहे रास्ते हैं, पर ले गए लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है और आरोप लगा रही है। धर्मेंद्र सिंह हमारे बीच में, माफ कीजिए दीपक रंजन जी हमारे बीच में। दीपक जी, आपने सुना समीर सिंह जी आंकड़ा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने अनुकूल माहौल भी बनाया है, रोजगार भी दिया है और माफियाओं पर शिकंजा भी कसा है। देखिए आस्था जी, इनके हिसाब से हर तरफ मौसम गुलाबी है, लेकिन हमारे हिसाब से दावे सिर्फ और सिर्फ किताबी हैं। आज अभी हमारे समीर भाई ने जो आंकड़ा पेश किया, अरे इन्हीं के जो आज प्रधानमंत्री देश के बने बैठे, उनके मैनिफेस्टो में था 2014 में उन्होंने कहा था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी रोजगार बेरोजगारों को, नौजवानों को देने का काम करेंगे। अरे आप बताओ ना दीपक जी, आप बताओ आपने कितना नौकरी दिया और कितना रोजगार दिया? नहीं, मेरा तो सवाल है ना, आपने 5 साल सरकार चलाई, आपने किसको रोजगार दिया, किसको सरकार में नौकरी दी? आप बताओ ना, आप बताओ ना, बेरोजगार कहाँ भटक रहा है? आपकी सरकार में पुलिस की भर्ती में सूची आती थी 3 जिले की, पुलिस की भर्ती में सूची आती थी। आज पारदर्शी तरीके से 1,30,000 भर्तियां हमने की है। दीपक जी, आपने कितना किया था 5 साल में, बता दो। आप बता दिए 9 साल में जो है, एक एक करके बोलिए आप दोनों में कितना किया था, बता दो। आप समीर भाई, आप ये मान लो कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष नौजवानों को मिलेगी, बेरोजगारों को मिलेगी? ये कहा था कि नहीं कहा था? भाना में जवाब दीजिए समीर भाई, अगर कहा था तो कहां है वो नौकरियां? अगर उन्होंने कहा था तो, क्योंकि देश के सबसे सम्मानित पद पे बैठे हुए हैं। ठीक है दीपक रंजन जी, इस बात को आपने उठाया, उसका जवाब आप ले लीजिए और उसके अलावा भी जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तो कम से कम उस प्रश्न का भी जवाब दीजिए, जवाब ले लीजिए समीर सिंह जी, उसके बाद निरंजन पोद्दार जी। किस तरीके से जो है, बोलिए समीर सिंह जी, 10 सेकंड फिर निरंजन पोद्दार जी। ठीक है जयेंद्र जी, मैं आ रही हूँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ। इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। और जो बात केशव जी ने कही है अखिलेश यादव के बारे में, वो 100% सत्य कही है। अखिलेश यादव जी सिर्फ अपनी पत्नी को जिताने के लिए चुनाव मैदान में जाते। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। दीपक जी, 2019 समीर जी, आप दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों ने अपनी बात रख दी विस्तार से, अब उसी चीज को बार बार दोहराकर कोई फायदा नहीं है। आप शांत हो जाइए। मेरे सवाल से आप बच रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे मेरी बात का। आपसी वाद विवाद में मत उलझिए। निरंजन पोद्दार जी। जी आस्था जी, सवाल यही है कि रोजगार के मुद्दे पर सरकारी आंकड़े को विपक्ष खारिज कर देता है और उसका कहना है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन जब अतीक अहमद जैसों से जमीन वापस ली जाती है, सरकारी जमीन जिस पर कब्जा करके बैठा था अतीक अहमद, उस पर आज गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाकर उनके हाथ में चाबियां थमाने का वक्त आ गया है। देखिए आस्था जी, इन सब बातों को नकारा जा सकता है? देखिए आस्था जी, इस बात का अगर मैं सही परिप्रेक्ष्य में जवाब दूं तो पिछले 5-6 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले जितने चुनाव हैं, यानी कि इस देश की जो जनता है वो सब जानती है और जनता मालिक है। और अगर मान लीजिए ये सरकार नाकारा होती, कुछ नहीं कर पाती, रोजगार नहीं दे पाती या तमाम विफलताएं होती, तो निश्चित रूप से अभी जो हाल ही में संपन्न आपने देखा होगा निकाय चुनावों में कैसे भर भर के जनता ने झोली इनको वोट दिया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखिए आस्था जी, रोजगार एक ऐसा विषय है कि अगर कोई व्यक्ति उसको करना नहीं चाहे, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए स्वयं की अकर्मण्यता की वजह से या स्वयं की अयोग्यता की वजह से कुछ नहीं कर पाए, वो अलग बात है। अन्यथा देखिए सरकार ने जिस तरीके से हर एक जिले के अंदर कोई ना कोई एक बड़ी परियोजना, और आप कहेंगे तो मैं जिलेवार हर जगह से गिना सकता हूं, और उन बड़ी परियोजनाओं की बात कर रहा हूं, और उन परियोजनाओं के अंदर भी रोजगार उत्पन्न हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी बात आस्था जी, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों के अंदर पूरे देश के उद्योगपतियों का उत्तर प्रदेश को लेकर के भरोसा बढ़ा है, और यहां पे जिस तरीके से इंडस्ट्री हुई, अभी सरकार ने भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर एक मेला लगाया और उसके अंदर कई लाख करोड़ रुपए का वहां पे उद्योगपतियों ने MOU साइन किए, और जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है, इंडस्ट्री आ रही है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे हिसाब से
जो विकास चल रहा है तो लोगों की जेब में पैसा आ रहा है और वो पैसा रोजगार के बिना नहीं आ सकता। और आदमी जिस तरीके से खर्च करने की, जो लोगों की जो खर्च करने की क्षमता बढ़ी है वो भी इसीलिए बढ़ी है क्योंकि उनकी आमदनी बढ़ी है, और आमदनी बिना रोजगार के नहीं बढ़ सकती। ये अलग बात है कि सरकारी नौकरी को अगर आप रोजगार माने तो वो अलग बात है। बिल्कुल, ये समझना होगा और इसीलिए बार बार इस बात को हम चर्चा में ला रहे हैं कि केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है। सरकारी नौकरियां भी हैं, जो लोग उनमें अप्लाई करते हैं, भर्ती परीक्षाएं होती हैं, पारदर्शी हो, सही कैंडिडेट को वो जॉब मिले, उपयुक्त कैंडिडेट को वो जॉब मिले, बाकी लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर हों उनकी काबिलियत के हिसाब से। जैनेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और आपने एक ईपीएफओ का भी उदाहरण दिया था कि कोई अगर ये कह रहा है कि किसी को नौकरी मिली ही नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कमाया, तो आप वहां के डेटा से देख सकते हैं। मैं आस्था जी यही बताना चाह रहा था कि समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन्हें बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इनके शासनकाल में भी 21.5 लाख पद थे सरकारी नौकरी के, और केंद्र सरकार के अधीन 39 लाख पद है। तो कोई भी बेवकूफी होगा जो कहेगा कि मैं 2 करोड़ हर साल दे दूंगा, जब जितने पद हैं उतनी ही नौकरियां ज्यादा से ज्यादा दी जा सकती हैं। जो रिटायर होंगे या नौकरी छोड़ के जाएंगे उतनी नौकरियां दी जा सकती हैं। रोजगार का मतलब ये नहीं होता है कि सरकारी नौकरी, रोजगार का अर्थ होता है कि वो हर तरह की नौकरी हो, चाहे एमएसएमई में हो, चाहे दिहाड़ी मजदूरों की हो, चाहे अलग अलग सरकार ने योजनाएं चलाई हैं जिनके माध्यम से लोग कर्ज लेके 10,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का कर्ज लेके अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, या एक ग्रुप बना के 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का लोन लेके एक ग्रुप बना के, स्वयं सहायता ग्रुप बना के वो लोन ले सकते हैं, उसके द्वारा शुरू कर सकते हैं। और ऐसा किया भी है लोगों ने, और उसी की वजह से सरकार ये दावा कर पाती है कि हमने इतने रोजगार दिए और उतने रोजगार दिए। ठीक है, तो ये सही बात है। विजय मिश्रा जी को मैं लेकर आना चाहूंगी चर्चा में। विजय मिश्रा जी, आप भी मान रहे हैं इस बात को कि रोजगार का अर्थ सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, बहुत सारे अवसर हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हो सकते हैं, अलग अलग तरीकों से हो सकते हैं, लोगों को काम मिलना चाहिए उनकी काबिलियत के हिसाब से। बेचने को भी आप इसी श्रेणी में लाएंगे? जो बच्चा एमबीए, एमटेक और बीबीए और बीसीए करके आया है, वो क्या पकौड़ा बेचने के लिए है? वो नहीं, आप जो कह रहे हैं कि पकौड़ा बेचने को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को पकौड़ा बेचने के लिए कह रही है सरकार। ये वो चुनते हैं लोग कि पेट को खराब कर देते हैं। अध्यक्ष जी विपक्षी एकता की बात करते हैं और आप यहाँ पर नहीं, पकौड़ा बेचना। विजय मिश्रा जी अपना पॉइंट रख लें, आप सभी शांत होइए। नहीं, एक वक्त में सब लोग नहीं बोलेंगे, एक वक्त में सब लोग नहीं बोलेंगे। विजय मिश्रा जी अपना पॉइंट रख लें, उसके बाद आपने जो बात उठाई है मैं समीर सिंह जी से उसको जवाब जरूर लूंगी। आप पहले शांत होइए, सभी लोग शांत होइए, ठीक है। दीपक रंजन जी वक्तव्य सुन लीजिए आप। ठीक है दीपक रंजन जी, विजय मिश्रा जी बात रख लें, उसके बाद आपके सवाल का जवाब लेती हूँ। बोलिए विजय मिश्रा जी। आस्था जी, ये जो जनता ने विपक्ष बनाया और जनता ने सत्ता पक्ष बनाया, ये दोनों आपस में लड़के केवल जनता को गुमराह करते हैं। ये जनता की बात करने के डिबेट में नहीं बैठते, ये केवल आप अपने आप को कहाँ रखते हैं विजय जी? नहीं, मैं भी विपक्ष में रहता हूँ, लेकिन विपक्ष का मतलब ये नहीं होता कि आप हर चीज में जरूर बात करिए और उसकी भूमिका सही तरीके की ना हो। मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपने अभी कहा एमएसएमई 10,000 रुपए का पटरी रेहड़ी वालों को लोन दिया जाता है और उन्हें क्यूआर कोड अलॉट किया जाता है। अगर उनकी दूसरी किस्त नहीं जाती है तो उनके पूरे घर वालों को लोन नहीं मिलता। ये सरकार केवल लॉलीपॉप देके रोजगार नहीं दे रही, ये आंकड़े बताती है। और हमारी सरकार में बहन जी नए सृजित पद किए थे सफाई कर्मी, आज पूरे प्रदेश में सफाई कर्मी काम कर रहे हैं। और अभी आपने कहा कि अतीक अहमद की जमीन पर बहुमंजिला इमारत बनी है। अरे हमारी सरकार में मायावती जी ने जो कांसीराम बनाए थे, इस सरकार ने और समाजवादी पार्टी की सरकार ने आवंटन नहीं किया। अगर वही पूरे आवास आवंटन कर दिए जाए तो कम से कम 1 से 1.5 लाख परिवारों को आवास मिल जाता। लेकिन इस सरकार ने केवल मान्यवर कांसीराम का नाम होने के कारण उन आवासों को दशा कर दी और आज वहाँ अराजक तत्वों का बसेरा हो गया है, खिड़कियां दरवाजे उखड़ गए। नई ना बनाए, अगर उन्हीं कांसीराम आवासों को सुदृढ़ीकरण कर ले, सौंदर्यीकरण कर ले, कम से कम 1 से 1.5 लाख परिवारों को आवास मिल जाएगा। ठीक है, ये केवल समीर सिंह जी जवाब। देखिए आस्था जी, चाहे रोजगार का सवाल हो, प्रधानमंत्री आवास का सवाल हो, गरीबों को ऋण देने का सवाल हो, व्यापारियों को ऋण देने का सवाल हो, सब पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज देश भर के अंदर उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। सबसे ज्यादा आवास गरीबों को मिला है, सबसे ज्यादा नौकरी देने का काम और रोजगार देने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। इनकी सरकार में
बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी की सरकार में सफाई कर्मियों की भर्ती हुई थी और उन सफाई कर्मियों से भी 1-1 लाख रुपया रिश्वत लिया जाता था। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के आम नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल रहा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। जब गुंडों पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के साथियों के पेट में दर्द होता है, इनका संरक्षण रहता है। अतीक अहमद की जो जमीन सरकार ने छुड़ाई और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था गरीबों के मकान बनेंगे, वो जमीन समाजवादी पार्टी की सरकार में कब्जा हुआ था। अतीक अहमद को माफिया बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। उत्तर प्रदेश के नहीं इस तरह नहीं। विजय जी शांत होइए आप। ठीक है समीर जी, आपने उनकी बात का जवाब दे दिया, आपने उनकी बात का जवाब दे दिया। ठीक है, डिबेट अंतिम पड़ाव में है। दीपक जी क्या कह रहे हैं आप? जल्दी से 20 सेकंड दीपक जी, उसके बाद समीर जी शांत हो जाइए, आपने जवाब दे दिया उनकी बात का। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ईमानदारी से समीर सिंह जी सवाल सुन लीजिए। दीपक रंजन जी सवाल पूछ रहे हैं, बोले दीपक जी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ समीर भाई से, अभी परसों का उल्लेख नहीं किया इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपराधियों की उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और इनकी सरकार में तो थानों के अंदर पुलिस को गोली मारी जाती थी। इनकी सरकार में आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया जाता था। इनकी सरकार में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी जैसे लोगों को, अतीक जैसे लोगों को सरकारी संरक्षण प्राप्त था। 1 दर्जन से करेंगे बड़े माफिया और अपराधी सरकारी अपराधी को मारने के लिए लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे। शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए आप लोग। समीर सिंह जी, दीपक रंजन जी, ठीक है, आप सभी ने अपने अपने पॉइंट्स को रखा, अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष को रखा। शांत हो जाइए आप। निरंजन पोद्दार जी को लेकर आना चाहूंगी चर्चा में। शांत हो जाइए निरंजन पोद्दार जी, मेरे पास लास्ट 25 सेकंड का वक्त बचा है। क्या सरकार रोजगार, कानून व्यवस्था, इन सब के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रदेश में उपयुक्त माहौल बनाने और जनता तक 24 के लिहाज से संदेश पहुंचाने में कामयाब रही है? देखिए आस्था जी, निश्चित रूप से अगर कानून व्यवस्था की बात करूं तो आज पूरे देश के अंदर, मैं बात करूंगा जो पंजाब के अंदर जो सिद्धू मारा गया था, बात करिए सर, यूपी जी, उसके पिताजी ने भी उनके बरसी के टाइम पे कहा है कि हमें पंजाब को भी योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। ये आप ये मान के चलिए, अगर वहां पे से ये आवाज आ रही है, अगर आप ये मान के चलिए कि अगर ये मान के चलिए कि देश के अन्य प्रांतों से ये आवाज आ रही है कि हमें उत्तर प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, यानी कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि मैसेज सिर्फ देश, मैसेज सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के कई अन्य राज्यों तक पहुंचा है। चाहे वो माफियाओं पर बुलडोजर कार्रवाई की बात हो, अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात हो, नियुक्तियों की बात हो पारदर्शी तरीके से, जैसे कि आज 7000 से ज्यादा एएनएम्स को उनके नियुक्ति पत्र दिए गए। और उसके साथ ही बड़ी बात यह भी कही गई कि ये सभी नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हुई हैं, इसमें किसी भी तरह का भाई भतीजावाद या किसी भी तरह की चीटिंग या गड़बड़ झाला नहीं हुआ है। और यही हमारा लक्ष्य भी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हमारे खास शो तीन का तीर में कहा है कि 2024 में 80 में से उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को 0 सीटें मिलेंगी और बीजेपी ने लक्ष्य रखा है सभी 80 सीटों को जीतने का। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग से लेकर उनकी बैठकों तक का दौर दोनों पार्टी के अंदर लगातार जारी है। जंग 2024 के लिए है और ऐसे में अपने अपने वोटर्स तक मैसेज पहुंचाने की कवायद और रस्साकशी जारी है। महाबैस में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।